जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में और माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म क्या होता है और रेफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। फिर हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो पढ़ेंगे हम, एक सिंपल माइक्रोस्कोप देखेंगे और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे। ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकालें और आज के दिन का पहला टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? प्रिज्म एक्चुअल में होता क्या है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा प्रिज्म जो रहेगा वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से मिलकर बनता है। किससे बनता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम से मिलकर बनता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास का हो गया या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली हम प्रिज्म ग्लास से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? ग्लास से। कुछ ऐसा रहता है। दिस इज व्हाट प्रिज्म। प्रिज्म में तीन सरफेस रहेंगी। कितनी सरफेस रहेंगी? तीन। ऐसा ये हो गया हमारा प्रिज्म। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। तो ये क्या है? इट इज अ वेज शेप। कैसा होता है? इट इज अ वेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट medium in which there are two refracting surface। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें दो रेफ्रेक्टिंग सरफेस रहेंगी। in which there are two refracting surface placed at angle at any angle। किसी भी एंगल पे प्लेस होंगी। किसी भी एंगल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एंगल रहेगा। ठीक है, प्लेस्ड एट एनी की जगह सम लिख लें, ज्यादा बेटर है। प्लेस्ड एट सम एंगल। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो इसके ये पहली रेफ्रेक्टिंग सरफेस ले ली ए बी और ये हो गई दूसरी रेफ्रेक्टिंग सरफेस ए सी और इनके बीच में जो एंगल रहेगा ये बोलेंगे ए। दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ग्लास का बनेगा। नॉर्मली हम ग्लास का बनाते हैं। तो इसका जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रहेगा वो कितना रहेगा? ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, ग्लास में भी अलग अलग क्वालिटीज आती हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर ये ग्लास जो ले रहे हैं इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। जैसे क्या होता है ग्लास में क्वालिटी अलग आने का रीजन है कि उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहेगा। तो उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। नॉर्मली ग्लास का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रहता है ना वो 1.5 से लेके 1.65 तक आता है। जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे ना 12th बोर्ड में जो ग्लास प्रिज्म का प्रैक्टिकल है तो प्रिज्म का प्रैक्टिकल में हो सकता है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 आए या इनके बीच में आए, 1.65 और 1.5 के बीच में। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि 1.6 आ रहा तो गलत है। गलत नहीं है, उस ग्लास का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 होगा। ठीक है, लेकिन 1.65 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो फिलहाल प्रिज्म है। अब हम बात करेंगे रेफ्रेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जिसका डेरिवेशन हम करेंगे। हम पहले देखेंगे प्रिज्म से रेफ्रेक्शन कैसे होता है, फिर हम उसमें कैलकुलेट करेंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म। इसका न्यूमेरिकल या तो इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका न्यूमेरिकल आता है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रेफ्रेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। क्या देखेंगे? रेफ्रेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे? ग्लास प्रिज्म लेंगे और देखेंगे रेफ्रेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले यहां प्रिज्म बना लेते हैं। सपोज दैट ये एक प्रिज्म है ऐसा। दिस इज व्हाट प्रिज्म। इसका नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये फर्स्ट रेफ्रेक्टिंग सरफेस है, इसमें से रेफ्रेक्शन होगा और ये सेकंड रेफ्रेक्टिंग सरफेस, इससे रेफ्रेक्शन होगा और ये क्या है? बेस। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसके नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस सरफेस का नॉर्मल ऐसे।
नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा। ये हो गया इस सरफेस का 90 डिग्री, ये क्या होगा सरफेस से 90 डिग्री, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब इंसिडेंट रे देंगे, हम यहां से मानते हैं ऐसे, ये इंसिडेंट रे, ऐसे ये इंसिडेंट रे आ रही, ठीक है। एक्चुअल में तो इस रे को सीधे जाना चाहिए, मतलब ये रे हमारी जानी कैसी है, सीधे ऐसे, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है और ये एयर है, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाते हैं तो रे बेंड हो जाती है, किधर बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल किधर, ऐसे, रे को जाना ऐसे चाहिए था, बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो रे ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, रे ऐसे गई और इधर आ गई। इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं ये Q है, और ये वाले पोर्शन का नाम R दे देंगे, ठीक है। अब रे हमारी फिर से बेंड होगी, किधर बेंड होगी वो देखना है, तो देखें यहां पर ध्यान से भाई, देखिए अब इस सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करें, तो नॉर्मल कैसे जाएगा, सरफेस से परपेंडिकुलर, ऐसे, ये नॉर्मल हो गया व्हाइट लाइट वाला। अब रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। अब जब रे डेंसर से रेयर जाएगी तो फिर से रेफ्रेक्शन होगा, तो रे किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रे को जाना कैसी है, सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही थी, किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चलेगी। मतलब अगर रास्ता देखें तो रे हमारी ऐसे जा रही थी, ऐसे गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, 2 बार रे हमारी बेंड हुई है, कितनी बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 बार रेफ्रेक्शन हुआ है, एक रेफ्रेक्शन हुआ है यहां पर और एक रेफ्रेक्शन हुआ है यहां पर, दोनों रेफ्रेक्शन याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में यूज आएगा, ठीक है। तो ये 2 रेफ्रेक्शन होते हैं, एक यहां पर हुआ, एक यहां पर। रेफ्रेक्शन होता तभी है जब मीडियम चेंज होता है, यहाँ मीडियम एयर था, ये ग्लास है इसलिए रेफ्रेक्शन हुआ, फिर ये ग्लास है एयर में गए इसलिए यहाँ रेफ्रेक्शन हुआ, ठीक है। नाम का दे देते हैं पी ए क्यू, पी क्यू, इसका नाम दे देते हैं आर, और ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ एंगल मेंशन कर लेते हैं, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज ए, ठीक है। यहां पे पहला रेफ्रेक्शन हुआ है तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे ऐसे जा रही थी ना, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन के बारे में बात करें तो नॉर्मल क्या है, ये रेफ्रेक्टेड रे, ये पहला रेफ्रेक्शन हो गया, तो पहला एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन R1। यहां पर देखे रे यहां से यहां गई है, तो एक एंगल यहां होगा, एक एंगल यहां होगा। ये एंगल कौन सा होगा, इमरजेंस, लाइट क्या हो रही, इमर्ज कर रही, बाहर जा रही, इसलिए इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। यहां पे एक रेफ्रेक्शन हुआ तो इसका नाम दे देते हैं एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन R2, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि रे हमारी कितना डेविएट हुई है, तो रे डेविएट कितना हुई है कैसे पता करेंगे, तो भाई रे हमारी जा कैसे, ऐसे, इसी को पीछे लेके चले जाओ, ऐसे, तो रे जो डेविएट हो रही है उसका एंगल भी आ जाएगा, ये देखें, ये एंगल क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब रे ओरिजिनल पाथ से कितना विचलित हो गई, एक तरह से बोले ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई, मतलब कहां चली गई। तो ओरिजिनल कैसे जा रही थी, ऐसे चली, कहां गई, ऐसे, ऐसे चली गई, तो डेविएशन कितना हुआ, ठीक है। डेफ्लेक्ट कर जाना अपने ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल पाथ से डेफ्लेक्ट कर जाना, ठीक है। तो ये हो गया एंगल डेविएशन, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल। सबके नाम दे सकते हो आप, आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, R1 R2 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और डेल है एंगल ऑफ डेविएशन, ए है प्रिज्म एंगल। मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, फिर डेरिवेशन करते हैं। देखिए आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंपॉर्टेंट क्या है, ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि नॉर्मली 60 डिग्री दिया होगा, अदरवाइज इसका एक और नाम होता है जिसे रेफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्टिंग एंगल। 2 नाम है इसलिए ए का नाम दे दिया है, क्योंकि रेफ्रैक्टिंग एंगल भी लिख के आता है कभी कभी। रेफ्रैक्टिंग एंगल क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। R1 R2 पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, डेल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। R1 R2 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें यहां पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां हेडिंग लिख लेते हैं
refractive index of a glass prism, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसका फॉर्मूला जो आएगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल के बिहाफ में, तो इसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसका या डेरिवेशन आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल तब आएगा जब इसका डेरिवेशन समझ आएगा। बिल्कुल सिंपल जैसा बता रहा हूं वैसे ही करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बनेगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। हमें लाना क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। भाई अगर मैं निकालना चाहूं यहां पर आई और आर की वैल्यू पता है तो साइन आई बाई साइन आर को लिख सकते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। कैसे भी करके आई की वैल्यू सॉल्व कर लो और आर की वैल्यू सॉल्व कर लो, मतलब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लाना है, फिर सॉल्व करेंगे। तो कैसे करें इसको, सबसे पहले क्या करो, यहां पर यहां एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये ए क्यू, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, यहां पर इसका नाम दिया एम और इसका नाम दिया एन। ठीक है, तो यहां एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, देखें इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए क्यू एन आर, ये देखें ये वाला, यहां से ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर इधर गए और फिर इधर गए, क्या बना है क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। ठीक है, ये है ना ए क्यू एन आर। अब यहां अगर देखें तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें पता है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल ये वाला ये एंगल, इसे क्या लिखेंगे क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, सम कितना होगा 180 डिग्री, आमने सामने के एंगल थे बराबर कर दिए, ये पहला स्टेप हो गया। अब हम करेंगे एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल क्यू एन आर, क्यू एन आर, इन ट्रायंगल क्यू एन आर। अब हमें एक चीज पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो मैंने लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल, यानी कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल, इसे क्या लिखेंगे क्यू एन आर, कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन का RHS पोर्शन एक जैसा है 180 180, दोनों इक्वेशन इक्वल कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वल टू 2, जैसे इक्वल करोगे क्या आएगा एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्यू एन आर, ऐसा आएगा। दोनों का LHS पोर्शन इक्वल कर दिया, एंगल क्यू एन आर से एंगल क्यू एन आर कैंसिल, हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई एंगल ए इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं a इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमारी इक्वेशन है, इसे होल्ड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम a दे देते हैं, इंपॉर्टेंट है आगे काम आएगा, इसलिए मैंने इसको होल्ड करके रख लिया है और बॉक्स को बंद कर दिया ताकि आपको याद भी रहे। ये आगे हमारे पास, अब क्या करेंगे, एक लास्ट, ये पहला लिया क्वाड्रिलेटरल, फिर लिया एक ट्रायंगल। अब एक और बात करेंगे, हमें एक चीज पता है, क्या चीज पता है हमें, पता तो हमें बहुत कुछ है, देखो पता ये है कि किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहां एक ट्रायंगल दिख रहा हमें क्यू एम आर, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, मैं देखो डार्क लाइन बना रहा हूं फिर हटा दूंगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल ले लेंगे और डेल क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, डेल क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और उस एक्सटीरियर एंगल के बराबर कर देंगे इन दोनों एंगल का सम। लाइन में थोड़ी बना देता हूं एक, ये दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल क्यू एम आर, इन ट्रायंगल क्यू एम आर, इन ट्रायंगल क्यू एम आर, डेल इज द एक्सटीरियर एंगल, डेल क्या है एक्सटीरियर एंगल है,
मतलब एक्सटीरियर है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, डेल इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू दो इंटीरियर एंगल, एक एंगल ये वाला है एम क्यू आर यानी कि ये वाला एम क्यू आर एंगल एम क्यू आर प्लस एक है एम आर क्यू, एक है एम आर क्यू, देखो एम आर क्यू बराबर है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या होगी ये समझे, तो ध्यान से देखो, अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो एक चीज हमें क्लियर दिख रही है, मैं कलर वापस से ये कलर ले लेता हूं ताकि समझ आ। देखो ये वाली लाइन कैसे जा रही सीधे, ये वाली लाइन कैसे जा रही सीधे, मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ये पूरा एंगल होगा, बराबर है, ठीक है। ये जितना एंगल होगा ये पूरा एंगल होगा, तो मुझे अगर ये निकालना है तो आई में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, आई में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, कुछ ऐसा है, ऐसे जा रहा ऐसे जा रहा, ये एंगल आई था और यहां पे हमारे पास एक आ रहा था R1 और ये एंगल हमें निकालना था, यही था ना। तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं डेल इक्वल टू आई माइनस R1, इसका तो हो गया काम, ये आई था ये R1 था, इसको निकालना था, तो आई में से R1 सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया। सेम यही कंडीशन यहां बन रही, देखें इस वाले में, यहां देखो ध्यान से, ये लाइन आ रही सीधे, ये लाइन आ रही सीधे, ये एंगल E है और ये पूरा एंगल बराबर होगा E इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सही है। तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, देखो ऐसे लाइन बन रही थी ना, ये एंगल कितना था E, ये एंगल क्या था R2 और ये निकालना था, तो मैं यहां पर भी इसको लिख सकता हूं, कैसे, इसको लिख सकता हूं E माइनस R2, ठीक है। तो ये हमें इससे क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं, ये डायग्राम बना हुआ है ना प्रिज्म में ही, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, मैंने क्या करा माइनस कॉमन कर लिया R1 R2 का, तो R1 प्लस R2 हो गया, और R1 प्लस R2 को तो A लिख सकते हैं, ये देखो पहली के A इक्वेशन से R1 प्लस R2 क्या लिख सकते हैं A, तो मैं यहाँ पे R1 प्लस R2 की जगह A लिख देता हूँ, तो ये आ गया डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस A, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन A, फ्रॉम इक्वेशन A, ऐसा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस डेल इक्वल टू I प्लस E, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसे भी ध्यान रखेंगे, इक्वेशन नंबर बी। देखो हमारा डेरिवेशन लगभग ये मान के चले 90% हो गया, कितने परसेंट हो गया 90%। अब एक कंडीशन लगा दी ना 10% सॉल्व हो जाएगा, कंडीशन लगाएंगे हम, है ना, वो कंडीशन क्या है वो समझे पहले। तो एक्चुअल में एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, मतलब ये जो डेल है ना ये मिनिमम हो, तो डेल मिनिमम कब होता है वो समझे, तो ये लिख लेते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन इज I इक्वल टू E, पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, और दूसरा है R1 इक्वल टू R2, ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे कभी लिख के आए, क्या लिख के आए कि कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की, कंडीशन की बात हो रही, किसकी बात हो रही, मिनिमम डेविएशन की, तो मिनिमम डेविएशन की बात होते से ही I और E बराबर होंगे, R1 R2 बराबर होंगे, मतलब कुछ ऐसा होगा, ये वाली जो लाइट जा रही ना रेफ्रेक्टेड रे और बेस दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। R1 R2 अगर बराबर है तो रेफ्रेक्टेड रे और बेस क्या होंगे पैरेलल। दूसरा ये जो रे जा रही ना ये वाली, हमें एंगल I और E बराबर करने हैं, मतलब ये दो जो ये वाली दोनों लाइनें जा रही, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे पैरेलल, मतलब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में डायग्राम कुछ ऐसा बन जाता है, बनाने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे बस, ये पैरेलल रहेगी इसके, फिर इसका जो नॉर्मल रहेगा ऐसा, ये दोनों, ये नॉर्मल है ना इसका, ये नॉर्मल और ये ओरिजिनल रे जो जा रही थी, ये दोनों पैरेलल दिखेंगी अगर ऐसा है तो। इस कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और इधर जो रिफ्रैक्शन ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन याद रखेंगे, बाकी कुछ है नहीं,
हो गया हमारा कंप्लीट लगभग। करना क्या है अब, इसने ये यहां से अगर इसकी बात करें, यहां से फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए की अगर बात करें तो ए में क्या लिखा था हमने, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, ये देखिए इक्वेशन है R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, R प्लस R बराबर ए, इक्वल ए कर दिया, यानी कि 2R इक्वल टू ए, तो R इक्वल टू कितना आया, A/2, कितना, R इक्वल टू A/2 आ गया। ठीक है, दूसरा यहां पे अगर लगाते हैं तो क्या आता, A प्लस डेल एम, मिनिमम डेविएशन के लिए डेल को हम डेल एम लिखेंगे, डेल सफिक्स में एम, और आई और ये दोनों इक्वल हैं तो इसको लिख दिया आई प्लस आई, यहां से हम 2i आएगा तो आई की वैल्यू आ गई a प्लस डेल एम डिवाइड में 2, ये r की वैल्यू आई, ये i की वैल्यू आई, i और r आ गए, स्नेल्स लॉ लगा दो, आंसर यहां लिख लो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्या होता है स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, वैल्यू रखो म्यू इक्वल टू साइन, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, ए प्लस डेल एम बाई टू, ए प्लस डेल एम बाई टू, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, ए बाई टू, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन, मतलब आई और आर की वैल्यू सॉल्व करना था हमें, अब बाकी हो गया। ठीक है, तो आप इस स्टेप को समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बॉक्स बना दी, से एक इक्वेशन ये याद रखेंगे, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन याद रखेंगे, और एक इक्वेशन जो पहली बनी थी ए इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, आप इसको नोट करो, मैं एक बार बोर्ड चेक कर लेता हूं, स्क्रीन सही दिख रही कि नहीं, ठीक आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहां पे क्या होता है, वैसे तो पूछा नहीं गया, लेकिन ध्यान रखेंगे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर बार कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन जरूर आते हैं ना। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किस पे करेगा वो देख ले, एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा, लिख लेते हैं यहां पे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, पहला ये है कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे, प्रिज्म एंगल की पे डिपेंड करेगा, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, ये तीन है, एक और है वैसे, एक और क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, मटेरियल, हाँ वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। तो ये फैक्टर है जो आप ध्यान रखोगे ना, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक ग्राफ भी बनता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लें क्योंकि प्रैक्टिकल में वो पूछा जाता है। तो उसे लिखते हैं वेरिएशन, ये एक्सपेरिमेंटली आता है ना, तो लेकिन हम यहाँ पे थ्योरी में लिखेंगे डायरेक्ट, बाकी एक्सपेरिमेंट में आएगा। तो क्या है, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई डेल्टा ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई डेल्टा ग्राफ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन में ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कुछ ऐसा, देखो ये हमने ले लिया एंगल ऑफ डेविएशन वाला टर्म, ये ले लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस का। अब होता कुछ ऐसा है, जब इनिशियली स्टार्टिंग में
जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है स्टार्टिंग में। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम। बट कुछ समय के बाद क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। देखो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है, ये है। इस समय डेविएशन इतना है। हमने जैसे जैसे एंगल बढ़ाना शुरू करा, आई की वैल्यू बढ़ाना शुरू करा, डेल की वैल्यू क्या हो, कम होने लगी। फिर एक समय आया कि डेविएशन क्या हो गया हमारा, मिनिमम। ये क्या हो गया, डेविएशन मिनिमम। इस समय आई और ई क्या थे, इक्वल। फिर हमने देखा जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के आगे बढ़ाया, डेविएशन की वैल्यू क्या बढ़ने लगी। अब क्या हो, डेविएशन बढ़ने लगा। डेविएशन ये वाला है ना, तो अब यहां तक डेविएशन पहले इतना था, अब ये बढ़ने लगा। तो एक ये ऐसा ग्राफ बनता है। ये आप एक्सपेरिमेंट जब प्रिज्म का डेरिवेशन जब करोगे, एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करोगे प्रिज्म का, तब वहां पे आपको कुछ वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जिससे हमें ये ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ भी डायरेक्ट कभी कभी थ्योरी में पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट ऐसा शेप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रिज्म का ये टॉपिक। इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो, दो तीन चीजें यहां ध्यान से देखेंगे। जैसे करता क्या है, कभी कभी ऐसा बोलेगा, प्रिज्म है, बोलेगा एक सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अगर इसको पॉलिश करेंगे तो क्या होगा, पॉलिश कर दिया मतलब प्लेन मिरर का काम करेगा। तो ये ऐसे रे आ रही, फिर ये ऐसे चली जाएगी, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R1। लेकिन यहां पर रे हमारी वापस आ जाएगी, क्या हो जाएगी, वापस। या कभी कभी ऐसा बोलता है, पॉलिश नहीं करेगा, बोलेगा कि रे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। ठीक है, क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। ठीक है, या कभी ऐसे ही बोल सकता है, पहले इस केस में देख लेते हैं। तो इसमें अगर पॉलिश कर दें या रिफ्लेक्ट होके वापस रिट्रेस कर रही है पाथ, उस कंडीशन में ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ई क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ई अगर 0 हुआ तो R2 क्या हो जाएगा, 0। दोनों 0 0 डिग्री हो जाएंगे। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इमर्ज तो कर ही नहीं रही ना, ठीक है। और R2 क्या हो गया, 0। पहला ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी इसी को ऐसे बना लेता है, ये पहला केस। दूसरा केस क्या है, प्रिज्म को ऐसे ही बनाएगा, बोलेगा इंसिडेंट रे ऐसे आ रही, ऐसे चली गई, फिर रे ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इसका। ये एंगल क्या हुआ, आई, ये एंगल क्या हुआ, R1 या R लिख लो। ठीक है, R1 या R लिख लो। अब यहां पर अगर देखें तो इसका नॉर्मल कैसा होता, पहले नॉर्मल समझे। नॉर्मल कैसे होता भाई इसका, इस सरफेस से परपेंडिकुलर होता। एक मिनट जरा देखो स्क्रीन में, मुझे लगा कोई गड़बड़ हुआ क्या, नहीं हुआ, आवाज आई ना मोबाइल में इसलिए। नॉर्मल कैसे जाएगा, ऐसे। अब अगर देखें तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, ई हो गया हमारा 90 डिग्री। ई कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस केस में ई की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। अब आर की वैल्यू यहां पर देखो ध्यान से, तो रे हमारी ऐसे जा रही थी। अच्छा एक और चीज, ये जो नॉर्मल जाएगा ना, इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, और ये रे रिफ्लेक्ट कर रही है। डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, लेकिन ये कंडीशन तो कंफर्म है कि ई हमारा R90 रहेगा। ई कितना रहेगा, 90 डिग्री। देखो यहाँ पर ऐसे रह गई, इधर चली गई सीधे, और जैसे यहाँ पर ये हमारा आया नॉर्मल, रे हमारी रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली गई, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू आएगी। अब R2 की वैल्यू कितनी आएगी वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग चलेगा। बट ये ध्यान रखें, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। ये दूसरी कंडीशन है। ये दो कंडीशन से क्वेश्चन खूब आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये दो कंडीशन ध्यान रखें, बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो फॉर्मूले बताएं वही फॉर्मूले आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्रिज्म का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक ये है कि ग्लास प्रिज्म लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, बहुत कम है। उस कंडीशन में क्या होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या नाम आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसा लिखते हैं, डेविएशन
डेविएशन थ्रू अ स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म का है तो उससे डेविएशन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो एक चीज क्लियर है, स्मॉल एंगल अगर रहेगा तो साइन आई को आई लिखेंगे और साइन आर को आर लिखेंगे। तो एक चीज हमें पहले फॉर्मूला पता है, वी नो दैट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। ये प्रिज्म का फॉर्मूला है। जब स्मॉल एंगल की बात करेंगे, फॉर स्मॉल एंगल, ये आपको बहुत ही हाईलाइट होगा वहां पर। हाईलाइट मतलब क्वेश्चन में आपको जरूर देगा कि प्रिज्म का एंगल कम है, तभी फॉर्मूला लगाएंगे जो आएगा भी। तो फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर प्रिज्म का एंगल स्मॉल है तो साइन आई को हम क्या लिखेंगे, आई, और साइन आर को हम क्या लिखेंगे, आर। ठीक है, अगर ऐसा है तो इस टर्म्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते, म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाय ए बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। साइन हटा देंगे, ठीक है, यहां 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, बचा कुछ ऐसा, ए प्लस डेल एम डिवाइड बाय ए, ऐसा ही आएगा। 2 से 2 कट गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, म्यू ए इक्वल टू ए प्लस डेल एम। तो डेल एम की वैल्यू निकाल लो, ए को इधर भेजो तो क्या आएगा, म्यू -1 इंटू ए। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में डेटा एक जैसा है, देखो यहां भी डेल एम है, यहां भी डेल एम है, यहां भी म्यू है, यहां भी म्यू है, यहां भी ए है, यहां पर भी ए है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते समय कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम दिया हो, मेंशन होगा वहां 5 डिग्री 6 डिग्री 7 ऐसा कुछ एंगल दिया होगा। बहुत ही कम एंगल होता है वैसे तो ये, बट ये ध्यान रखेंगे स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म अगर होगा तो हम ये यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखें, डेरिवेशन कभी नहीं पूछता। ठीक है, फॉर्मूला याद रखें बस। यहां पर जो एंगल ऑफ प्रिज्म डेविएशन है ना, वो सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये देखो, ये सिर्फ प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए जो डेविएशन होता है, वो ये डेविएशन मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, वो सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, एक प्रिज्म एंगल पे, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको देख लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होगा, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे कि प्रिज्म के बारे में बात करें, ऐसे ये प्रिज्म है, इसका नाम, ये प्रिज्म एंगल हो गया ए, ये नाम दे देते हैं इसका पी, ये क्यू और ये आर। यहां पे इंसिडेंट रे आई, व्हाइट लाइट, ऐसे व्हाइट लाइट जब आएगी, ये व्हाइट लाइट है भी, दिख रही ना, जैसे मीडियम में पड़ेगी तो ये क्या होगी, अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। किस में हो जाएगी, अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब द स्प्लिटिंग फेनोमेना ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट कलर्स या इनटू इट्स 7 कलर्स। तो 7 कलर में डिवाइड होगी, विबग्योर होता है, तो यहां पर एक कलर आएगा, ये पहले डिवाइड हुई, रेड कलर आया। अब देखो सारे नहीं बना पाएंगे अपन, तो एक कलर ले लेते हैं कोई भी कॉमन, है ना, ये 7 कलर में ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे 7 कलर में मैंने स्प्लिट कर दिया। ये वाला लास्ट वाला कलर ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, ये 7 है। अच्छा, इसके बाद जब बाहर फिर से मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, भाई रे हमारी रेयर से डेंसर गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, अब डेंसर से रेयर जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी।
और बेंड हो जाएगी, है ना, ऐसे। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो ऑर्डर है ना, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, विप गिवर ऐसे रहेगा, ये रेड कलर रहेगा, ये वायलेट रहेगा, और ये इंक्रीजिंग क्या है, वेवलेंथ, ये तो पढ़ा ही हमने। तो एक्चुअली डेफिनेशन क्या बन रहा, व्हाइट लाइट जो है ना किसमें, 7 कलर में डिवाइड हुई, तो इसे क्या बोलेंगे, द स्प्लिटिंग phenomena of white light into 7 कलर्स, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इतना सा ही ध्यान रखना है। अच्छा, लाइट 7 कलर में डिवाइड इसलिए होती है क्योंकि सभी कलर का वेवलेंथ अलग अलग रहता है, और सभी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग। आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा कलर होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा। तो वेवलेंथ कम किसका था, वॉयलेट का, तो वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम डेविएट होगा, रेड कलर कम डेविएट हुआ। डेविएशन का मेन रीजन रहता है इनका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, सभी का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहता है, इसलिए सारे कलर अलग अलग डेविएट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट, आप इसको आराम से नोट कर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखो स्प्लिटिंग की स्पेलिंग गलत हो गई ये समस्या रहती है लिखते लिखते, जब लिखने में जल्दी जल्दी होता है ना तो ऐसा होता है। चलिए, तो हो गया हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप की। किसकी बात करेंगे, माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप का काम क्या रहता है, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना। क्या करता है, बहुत ही छोटे, मतलब वेरी स्मॉल या टाइनी बोलेंगे। ठीक है, इट इज यूज टू सी अ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को अगर देखना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बेसिकली वॉच मेकर्स यूज करते हैं, घड़ी बनाने वाले लोग रहते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा माइक्रोस्कोप लगा रहता है। माइक्रोस्कोप में कुछ रहता नहीं है, मेन एक चीज रहती है उसमें, लेंस लगेंगे, कौन से, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कैसे, कॉन्वेक्स लेंस लगा लेंगे जिससे हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, वॉच मेकर्स यूज करते हैं, जो ज्वेलरी बनाते हैं वो यूज करते हैं, या हम लोग फिजिक्स लैब या केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं। जैसे फिजिक्स लैब में मान लो माइक्रो वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग लेना हो तो जो स्केल बना रहता है उसको रीड करने में काम आता है, या स्क्रू गेज का रीड करते हैं स्केल, वो भी बहुत छोटा छोटा रहता है इसलिए उसका स्केल भी रीड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का यूज रहेगा छोटे छोटे यानी कि टाइनी ऑब्जेक्ट को देखना, या कोई ऐसी राइटिंग हो बहुत स्मॉल हो तो उसे हम देखते हैं, तब हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। बेसिकली माइक्रोस्कोप दो टाइप के रहेंगे। कितने रहेंगे, दो टाइप के। एक रहेगा जिसे बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक रहेगा जिसे बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ही एक सिंगल लेंस का बनेगा, अब इसका कुछ खास है नहीं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है इसका। ये थोड़ा सा कंपाउंड वाला है भी कंपाउंड, मतलब इसमें दो लेंस लगाएंगे तो इसका डेरिवेशन, इसका डायग्राम थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड रहता है। बाकी रे डायग्राम अगर आते हैं ना, इमेज फॉर्मेशन जो बताई थी मैंने लेंस के लिए, वो आएगा तो फटाफट बनेगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा एक लेंस यूज करते हैं जिसका फोकल लेंथ कम हो। तो इसमें डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ लेंस या कॉन्वेक्स, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ।
इसमें क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे लेकिन जिसका फोकल लेंथ कम से कम हो। जितना फोकल लेंथ कम होगा उतना अच्छा माइक्रोस्कोप बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले रहेंगे, मैं दो लिख देता हूं। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर आगे देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकली पूछा जाता है। तो 1+d/f, एक ये फॉर्मूला, एक रहेगा इसमें मैग्निफिकेशन का जिसे लिखेंगे d/f, ये दूसरा फॉर्मूला। ये दो, ये फॉर्मूला रहता है लीस्ट डिस्टेंस के लिए, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस से बने, और ये रहता है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अभी मैं शॉर्ट में सिर्फ फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूले आप फोकस करो बस, डेरिवेशन अभी देखेंगे, फॉर्मूला भी आएगा, सभी समझेंगे कि डी क्या है, एफ क्या है ना। यहां पर आ जाओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो फॉर्मूले यूज करेंगे, इसमें दो लेंस यूज होते हैं, कितने, यहां लिख देते हैं 2 lenses, 2 convex lenses are used, 2 convex lenses are used। इसमें फॉर्मूला रहेगा, एक रहेगा मैग्निफिकेशन का -VO/UO, ब्रैकेट 1+D/FE, ये पहला, ये लीस्ट डिस्टेंस के लिए रहेगा, और एक रहेगा जिसे लिखेंगे -VO/UO, ब्रैकेट में D/FE। ये दो फॉर्मूले यहाँ यूज करेंगे। तो मेन तो ये फॉर्मूले याद रख ले, उतना ही बहुत है, डेरिवेशन तो देखेंगे भी, है ना। तो आप लोग स्केल ले लो और पेंसिल ले लो, क्योंकि रे डायग्राम बनाने रहेंगे, रे डायग्राम सही से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो पहली हेडिंग लिखें सिंपल माइक्रोस्कोप। पहले बात करेंगे हम सिंपल माइक्रोस्कोप की। पॉइंट ये आता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि हमें ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा दिखाई देने लगता है, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी ये ऑब्जेक्ट जो हमारी आंखों में विजुअल एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल, विजुअल एंगल। ये जो अभी विजुअल एंगल बना रहा ना, उसकी वैल्यू अभी कम है, ये ऑब्जेक्ट अभी जो विजुअल एंगल बना रहा उसकी वैल्यू अभी कम है, आंखों में एंगल कम बन रहा। लेकिन अगर यही मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया ऐसे, जैसे कॉन्वेक्स लेंस रखा, विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। मतलब कुछ भी करके कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम विजुअल एंगल को बढ़ाएंगे। किसे बढ़ाएंगे, विजुअल एंगल को। विजुअल एंगल जितना ज्यादा हो जाएगा हमें उतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखता है, मतलब उसकी इमेज है उतनी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो सारा खेल विजुअल एंगल का है। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन में, ठीक है। मैग्निफिकेशन का हम एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं इसे। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या होता है वो समझेंगे। तो इतना पता है, शॉर्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसे सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। देखें यहाँ पर, पहले रे डायग्राम देखें फिर फॉर्मूला लिखते हैं ना। तो ये एक रे डायग्राम बनाते हैं, ये ले लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस, इधर ऐसा, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को रखना किधर है ये भी समझो, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, और ये इसका फोकस एफ, ऐसा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज जो बनेगी बड़ी बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, बड़ी, और सेम साइड बनेगी। तो हमने क्या करा यहां पर, ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखा। अब क्या होगा, इंसिडेंट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ज करेगा। हम कन्वर्ज कराएंगे बट अभी नहीं, पहले एक काम करो, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो सीधी जाएगी, ठीक है। अब ये वाली रे जो थी इसको अपने हिसाब से आप ऐसे इस डायरेक्शन में कन्वर्ज कराओ।
ये भी फोकस होगा भाई, ये F1 होगा, ये F2 होगा, इतना ही अंतर है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों रे कैसे जा रही, डाइवर्ज होती हुई जा रही। तो इसको एक काम करो, पीछे साइड मिला दो, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। तो हम इसको पीछे साइड ले आते हैं, मिलाते हैं। देखो इस लाइन को पीछे ले जाओ सीधे, इसको पीछे ले आओ सीधे, ये देखो मिलेगी यहां पर, यहां कहीं मिल रही, मिली। तो ये हुआ हमारा इमेज, क्या बना, A डैश B डैश, दैट इज द इमेज। ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है। हम कहां से देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यहां से, यहां से, यहां आई बना सकते हो आप, ठीक है, हम यहां से देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो हमें ये इमेज दिख रही बड़ी सी, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे विजुअल एंगल के बारे में। विजुअल एंगल कैसे देखेंगे, देखो विजुअल एंगल जैसे ऑब्जेक्ट से बन रहा है ये एंगल, इस एंगल को हम बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे, अल्फा। ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा। और जो इमेज से एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, तो पहले देखते हैं फॉर्मूला देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू इसे लिखते हैं एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले तो अब ये सिर्फ समझोगी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला तो ये फॉर्मूला। अब इसमें दो चीजें आएंगी, क्या आएंगी, दो। एक्चुअल में क्या होगा, दो केस देखेंगे हम। पहला ये देखेंगे कि इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस से बन रही, और एक केस देखेंगे इमेज जब इन्फिनिटी पे बन रही। दो केस हैं आपके यहाँ एग्जाम में, दो में से कोई एक केस से क्वेश्चन आता है और दो में से कोई एक केस का डेरिवेशन आता है, दोनों केस कभी नहीं आते। तो दोनों केस जानने जरूरी है। तो हम पहला केस देखेंगे, पहला केस क्या है, तो ये हम पहला केस देख रहे हैं। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। इमेज कहां बने, लीस्ट डिस्टेंस पे। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख सकें। और ह्यूमन आई के लिए, हेल्दी आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25। डी लिखते हैं इसे, 25 सेंटीमीटर रहता है हेल्दी आई के लिए, ये लीस्ट डिस्टेंस है। कितना, 25 सेंटीमीटर। तो पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। तो उसके लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ना, वो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट when both are placed at least distance, when both are placed at the least distance। ये हुआ फॉर्मूला। मैं इसका डेफिनेशन जरूर लिखूंगा क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। डेफिनेशन जो आएगी ना वही फॉर्मूला है। इसको हम लिखेंगे, पहले बीटा लिख देते हैं, इसको लिखते हैं बीटा और इसको लिखते हैं अल्फा। ठीक है, डेफिनेशन देखें यहां पर, डेफिनेशन कुछ ऐसे रहेगी, इससे लिख देते हैं। तो ये लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं ना, इट इज द रेशियो ऑफ, और ये मैग्निफिकेशन ना एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है, एंगुलर, लेकिन हम डायरेक्ट मैग्निफिकेशन ही लिखते हैं। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड by object when both are placed at least distance।
जब दोनों कहां पे रखे हो, लीस्ट डिस्टेंस पे रखे हो, उस समय जो एंगल का रेशियो आता है इमेज से और ऑब्जेक्ट से, उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा। क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा। और ये अल्फा बीटा बहुत स्मॉल एंगल होते हैं, बस इतना ध्यान रखें, बीटा ज्यादा रहेगा अल्फा कम रहेगा। अब यहां हमें एंगल बनाने हैं, क्या बनाने, एंगल। कैसे बनाएंगे, तो देखो ये एंगल ऑब्जेक्ट से भी बन रहा है और यही एंगल इमेज से भी बन रहा है, दोनों एंगल सेम हो गया ना, तो हम सेम एंगल नहीं ले सकते, अदरवाइज मैग्निफिकेशन एक हो जाएगा। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो सेम एंगल नहीं बनते, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ तो एंगल बना रहा आंखों में कुछ भी, फिर हमने लेंस रख दिया ऐसे आंखों के पास, हम आई को लेंस के बहुत पास रखते हैं, तो लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच का जो भी एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इतना ऑब्जेक्ट की हाइट का इतना सा पार्ट यहां कट कर लेते हैं, इसे लिखेंगे ए डबल डैश और बी डैश, इतना सा, ये ऑब्जेक्ट की हाइट का, ऐसे। अब इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं, तो ये एंगल हो जाता है हमारा अल्फा फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और ये एंगल हो जाता है बीटा फ्रॉम इमेज, ठीक है। तो बीटा एंगल कहां से, इमेज से, अल्फा एंगल कहां से, ऑब्जेक्ट से। तो मैग्निफिकेशन का हम डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं, m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अल्फा और बीटा बहुत स्मॉल एंगल होते हैं, इसलिए बीटा को हम tan बीटा लिखते हैं और अल्फा को tan अल्फा, और ये हम हर जगह लिखेंगे, चाहे माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, सब जगह ये कंडीशन रहेगी। यहां लिख लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, इसलिए ऐसा होता है। अब tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं, tan बीटा की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो tan बीटा की वैल्यू हम यहां से सॉल्व करेंगे, इस ट्रायंगल से। tan बीटा है भाई, हमें तो tan बीटा लाना है ना, ये वाला एंगल ले लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्निफिकेशन इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, अब बेस क्या है, ओ बी, यही है ना। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, ओ बी। tan अल्फा के लिए हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डैश, और बेस है ओ बी, ओ बी डैश, तो ये लिखा हमने ए डबल डैश बी डैश और ये है ओ बी डैश, ऐसा, ठीक है। वैल्यूज रख लेते हैं, वैल्यूज से पहले एक चीज क्लियर है कि ए बी की वैल्यू ए डबल डैश बी डैश के बराबर है, जितना ए बी है उतना ये है, तो वो दो तो कट हो गए, ए बी और ए डबल डैश बी डैश कट हो गए, बचा क्या हमारे पास, ये ओ बी डैश ऊपर चला गया और ओ बी नीचे आ गया। यहां मेंशन भी कर देंगे कि ए बी जो है वो इक्वल है ए डबल डैश बी डैश के, ऐसा। अब ओ बी डैश और ओ बी की वैल्यू क्या होगी वो देख लो, तो यहां वैल्यूज लिख लेते हैं, देखो ऐसे, ये हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसे लिखेंगे यू, और ये है इमेज पोजीशन, इसे लिखेंगे वी, ठीक है। ये इमेज है ना, इमेज पोजीशन वी, वी को हम डी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम पहला केस क्या ले रहे हैं, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। वैल्यू दोनों लेफ्ट साइड है, दोनों माइनस में आएंगे, तो वैल्यू रखें, तो यहां पर वैल्यू जो आएगी कुछ ऐसी आएगी, मैग्निफिकेशन इक्वल टू ओबी डैश को हम लिख रहे हैं माइनस डी और ओबी के लिख रहे हैं माइनस यू, ओबी डैश क्या है माइनस डी और ओबी क्या है यू के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन आ गया हमारा डी बाई यू, क्या आ गया, डी बाई यू, ये आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। इसको होल्ड करो, इक्वेशन दे दो एक, ये इक्वेशन आ गई। अब u ऑब्जेक्ट पोजीशन है, भाई ऑब्जेक्ट तो कहीं भी आगे पीछे रखा जा सकता है ना, भाई जरूरी थोड़ी ना ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा हो, मैं अब इसको देखना चाह रहा हूं, मैं पास से देखूंगा, कोई और है भैया और पास से देखेगा, बड़ा देखना है ना उसको, तो दिख नहीं रहा, तो बड़ा तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो पास से जरूर देखेगा, दूर से तो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है या कौन सा कीड़ा घूम रहा है, तो पास से देखने की कोशिश करे, तो यू तो हमारा चेंज होता रहेगा, तो हम यू को एक काम करते हैं, हम लेंस की हेल्प से देखेंगे, बड़ा दिखना है, तो लेंस के लिए हम बात कर लेते हैं, तो ये लिख लेते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला,
लेंस फॉर्मूले से u की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू रखो, f तो फोकल लेंथ है, v की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का d बाई v क्या है, माइनस d के बराबर। यहां देखें इमेज जो बन रही कहां बन रही, माइनस d, लेफ्ट साइड था माइनस लगा दिया, और u की जगह क्या है, लेफ्ट साइड माइनस में u, तो लिखा माइनस, और u की जगह क्या लिखा, माइनस u। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/u माइनस 1/d। ठीक है, हमें लाना क्या था, d/u की वैल्यू लानी थी, d/u की। तो एक काम करो, पूरे में d का मल्टीप्लाई कर दो, यहां लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय d, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड। जैसे d का मल्टीप्लाई करोगे यहां पे आएगा d/f इक्वल टू, यहां आ जाएगा d/u माइनस, यहां पे आएगा d/d, तो d/u की वैल्यू आ गई, ये 1 हो जाएगा, 1 को उधर भेज दो, तो 1 प्लस d/f, d/u की वैल्यू आ गई, यही तो था ना d/u। उठा के इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे रखोगे मैग्निफिकेशन आ गया 1 प्लस d/f। ये कब आया, जब इमेज कहां बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस पे, और ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला, आपको याद रखना है, डेरिवेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो बार जहां लिखोगे अपने आप बन जाएगा। ठीक है, डायग्राम जरूर ध्यान रखेंगे, इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो कि मेरे पास दो लेंस है, एक लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक का 5 सेंटीमीटर है, ज्यादा अच्छा कॉन्वेक्स लेंस मतलब ज्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप कौन सा है, तो इसकी फोकल लेंथ कम है, रखो भाई, d तो 25 रहता है, अगर मैं 10 रखता तो 25/10 कितना आया, 2.5, 2.5 में 1 ऐड करता कितना आता, 3.5, मैग्निफिकेशन 3.5 हुआ, 3.5 हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट को 3.5 टाइम्स बड़ा देखेगा इमेज, मतलब उस लेंस से ऑब्जेक्ट जो है इतना बड़ा है, तो उसका मैग्निफिकेशन, जब फोकल लेंथ हमने 10 यूज करा तो मैग्निफिकेशन 3.5 आया, मतलब इतना बड़ा दिख रहा। अब मैंने क्या करा, उसी ऑब्जेक्ट को फिर से देखा, लेकिन फोकल लेंथ मैंने 5 सेंटीमीटर वाला लेंस यूज करा, जिसकी फोकल लेंथ 5 थी, तो 25/5 कितना हुआ, 5, 5 + 1 6। अब जो 3.5 गुना दिख रहा था 3.5 टाइम्स, अब वो 6 टाइम्स दिखेगा। हमने चेंज क्या करा, सिर्फ लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कम थी उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया पहला, इसको आप नोट करो, फिर दूसरी कंडीशन में डिस्कस कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेता हूं मैं स्क्रीन, सारी चीजें ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके आगे, सेकेंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन हम ले लेते हैं, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, या हम इसको ऐसा ही बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। जब हमारी आंखें एकदम रिलैक्स होती है ना, इसका मतलब है इमेज कहां बन रही, इनफाइनाइट बन रही। इनफाइनाइट में बनाना है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, फोकस में, ऑब्जेक्ट को कहां रखो, फोकस में। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट is placed at focus, then image is formed at infinity। ये बात हमें पता है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम क्या लिखेंगे, F, U को F लिखना है बस, U को क्या लिखना है, F। देखें आप, हमारे पास एक फॉर्मूला आया था d/u, क्या आया था,
डी बाई यू, ठीक है। फिर हमने कंडीशन लगा दी थी, तो डी बाई यू जो आया है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, बस ऑब्जेक्ट पोजीशन की जगह हमें फोकल लेंथ रखना है। देखो यहाँ पर हमने जो डेरिवेशन करा था ना, ये डायग्राम बनाया था, अब हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को उठा के, इसको उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पे। जैसे इसको उठा के यहाँ फोकस में रखोगे, इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट में। ऑब्जेक्ट को कहाँ, ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस में रख देना है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस में रखोगे, इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट। बस ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये जो लिखा है हमने, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, वो मैं लिख दूंगा। फिर फॉर्मूला वही है, बीटा बाई अल्फा, टेन बीटा बाई टेन अल्फा, और इससे हम जब लेके आएंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, डी बाई यू। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, यू और एफ बराबर रहेंगे ना। यहां कंडीशन लिख देते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय image when it is formed at infinity to the, इसी को हम बीटा बोलते हैं ना, to the angle subtended by object when it is placed at लीस्ट डिस्टेंस। नहीं लिखेंगे या फोकस लिखेंगे, ध्यान नहीं दिया था मैंने उस समय बोलने में, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पता चल गया है कि मैग्निफिकेशन जो आया था वो डी बाई यू आया था, तो हम डी को डी लिखेंगे और यू की जगह क्या लिखेंगे, एफ। ये खत्म हो गया है। सिर्फ डायग्राम बनाना है, डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देख लो। ये कॉन्वेक्स लेंस, यहां ऑब्जेक्ट रख देते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऐसे रह जाएगी। एक रे को इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करो और दूसरी रे को पैरेलल कर दो, ऐसे हम यहां से देखेंगे। इमेज कहां दिखेगी, इनफाइनाइट में। इनफाइनाइट मतलब इसी को पीछे साइड मिला दो, इनफाइनाइट में। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस में। इसका नाम दे देते हैं ऐसे, ये ए, ये बी, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ऐसा। ये डायग्राम बनाना और इसको लिख देना है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मेन क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है, तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेकंड की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। आप आराम से इसको नोट कर लो। बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। किसकी बात करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन के भी आप में भी और न्यूमेरिकल के भी आप में भी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जो सिंपल माइक्रोस्कोप था ना, उसमें लीस्ट डिस्टेंस में जो मैग्निफिकेशन आता है वो 1 ज्यादा रहता है जब इमेज हमारी इन्फिनिटी बने। भाई इसमें देखो डी बाई एफ है और उसमें क्या था 1 प्लस डी बाई एफ। इसमें अगर 5 आएगा तो उसमें 6 आएगा, एक ज्यादा अब दिखेगा, बड़ा है ना। चलिए, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम कितने लेंस यूज करेंगे, 2। कितने लेंस यूज करेंगे, 2, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं 2 लेंस यूज करते हैं, कौन कौन से। तो कंस्ट्रक्शन अगर लिखे हैं, यहां लिख लेते हैं in this microscope, in this microscope we use 2 convex lens of short focal length, short focal length। देखो 2 लेंस यूज करेंगे लेकिन दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, कम।
पहला जो यूज करेंगे उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या लेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस जो रहेगा ना वो ऑब्जेक्ट के पास होगा, और दूसरा होगा जिसे बोलेंगे आई लेंस, या इसे आई पीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई पीस। आई पीस आई के पास रहेगी, ऐसा रहता है। ये पूरा एक स्लाइड करता हुआ कुछ कॉन्टेक्ट रहेगा, मतलब एक पाइप रहेगा, इसी में दोनों लेंस फिक्स करते हैं। ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रहता है वो रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, और आई के पास में जो लेंस रहता है वो रहता है आई लेंस। जैसे ये है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पूरा पाइप रहता है, उसी पाइप में दोनों लेंस सेट करते हैं। ठीक है, पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं इसे, पिन के थ्रू जो अरेंजमेंट हो। अब एक ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस है वो लेंस कौन सा? ऑब्जेक्टिव, और आई के पास में जो लेंस है वो कौन सा? आई लेंस। सीधी सी बात है, ऐसा। ठीक है, तो इसे लिख दे, इट इज प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट, नियर द ऑब्जेक्ट, एंड हैव स्मॉल फोकल लेंथ। विथ रिस्पेक्ट टू आई लेंस। मतलब ये समझो, इसका जो फोकल लेंथ रहेगा ना आई लेंस से कम रहेगा, और इसका जो अपर्चर रहेगा ना वो भी आई लेंस से कम रहेगा। अपर्चर साइज, जो साइज है ना ऑब्जेक्टिव लेंस का वो छोटा रहेगा, और आई लेंस का साइज बड़ा रहेगा, और आई लेंस का फोकल लेंथ भी बड़ा रहेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ओ यूज करेंगे सफिक्स में, और आई लेंस के लिए ई यूज करेंगे। इसमें जस्ट उल्टा यहां लिख लेते हैं, इट इज प्लेस्ड नियर द आई एंड हैव लार्ज फोकल लेंथ देन ऑब्जेक्टिव लेंस। एक चीज ध्यान रखना, फोकल लेंथ दोनों के कम ही है। देखो यहां लिखा हुआ ना शॉर्ट फोकल लेंथ, इन दोनों के कंपेयर कर रहे हैं हम। जैसे मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो ये 5 से ज्यादा होगा 6 है, दोनों छोटे ही, दोनों की फोकल लेंथ कम है। ये अगर 10 सेंटीमीटर यूज कर रहा है तो ये होगा 12 या 10 से ज्यादा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। लेकिन रखेंगे हम जितना कम रख सकते हैं फोकल लेंथ, उतना अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनेगा। फोकल लेंथ कम से कम रखनी दोनों लेंसेज की, बट इतना ध्यान रखना इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की कम रहेगी आई लेंस से। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का थ्योरी वाला पोर्शन। अब हम बात करेंगे, इसमें दो केस आएंगे। पहला केस आता है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सॉरी लीस्ट डिस्टेंस, पहला ले लेते हैं, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। यहां देखें, ये पहला केस, पहला केस क्या है? व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ध्यान रखेंगे। इसका पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लो। क्या देख लो? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही बीटा बाय अल्फा। अब बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इसको बीटा लिखे देंगे। इसको लिख देते हैं एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, by object when it is placed at, when both are placed at, दोनों both are placed at least distance, दोनों कहाँ रखे हों? लीस्ट डिस्टेंस में रखे हों, यानी कि अल्फा, यानी कि अल्फा। लीस्ट डिस्टेंस मतलब डी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर में दोनों रखे हो, दोनों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे इसके डायग्राम की। डायग्राम पे थोड़ा फोकस करें सभी लोग, कैसे बनेगा उस पे थोड़ा ध्यान देंगे। पहला देखो, कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम में सारी चीजें हैं ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है,
ये क्या लिया हमने, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहां पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट इस कलर से, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी ऐसे यहां पे रखा ए बी, ठीक है। इसका जो फोकस है ना यहां कहीं होगा, फोकस, फोकस से दूर रखते हैं हम, ऐसे रे चलेगी, ये फोकस है ना इसका, एफ ओ। फोकस के जितना पास रखोगे ना ऑब्जेक्ट उतना बड़ी इमेज बनाएगा ये, ठीक है। तो रे कैसे गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे को हम पास करेंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका ओ डैश दे देते हैं या O1 दे देते हैं, ओ डैश दे देते हैं, ये ऐसे। अब ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा रे को, इसने कन्वर्ज करा दिया, ये इमेज बन गई, ये बनी इमेज ए डैश बी डैश, ऐसे ये रे ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, ठीक है। एक फोकस इधर भी होगा, बनाना हो तो इसे बना सकते हो, एफ ओ, ये भी है, इधर भी है, दो होते हैं ना फोकस तो, ठीक है। अब हम आई लेंस बनाएंगे, ये इमेज बन गई, इस ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाई बड़ी सी, लेकिन हम चाहते हैं और बड़ी इमेज बनी, भाई हम तो चाहते हैं 50 गुना 100 गुना बड़ी इमेज बने, तो हमने क्या करा, एक आई लेंस और रख दिया इधर, ऐसे। आई लेंस क्या रहेगा, बड़ा, ये ऐसे, दिस इज आई लेंस, थोड़ा बड़ा बना के रखेंगे ना। अब एक चीज देखो, जब इसने इमेज बनाई, ऑब्जेक्टिव लेंस में जो इमेज बनाई, वो इमेज आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगी, ये हुआ इसका ऑप्टिकल सेंटर, और इसका जो फोकस है वो यहां है, कहां है, यहां पर, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा, मतलब दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस and this is the object of eye lens and it is placed between its focus and optical center। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आई लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है तो हमारी जो इमेज है वो सेम साइड में बनती है, किधर बनती है, सेम साइड में इमेज बनती है, सेम साइड में। ऑब्जेक्ट अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में रखा हो तो इमेज सेम साइड में बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है बड़ी, वही यहां करा हमने, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब क्या होगा, अब रे यहां से चलना शुरू होगी, कहां से, यहां से, एक रे गई इसके ऑप्टिकल सेंटर से सीधे ऐसे, एक रे को हमने भेजा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे गई, भेजा मतलब वो जाती है ना, भेजा मतलब जब देखेंगे ना उसे तो वो आती हुई दिखेगी। ये वाली रे कैसे गई, ये ऐसे, और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे तो ये फोकस से पास हो जाएगी, फोकस इसका कहीं इधर होगा, तो पहले इमेज बना देते हैं, इमेज बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है इसलिए पहले इमेज बनाते हैं ना, इसी लाइन को हम पीछे साइड मिलाएंगे, और ये जब फोकस से पास होगी तो इस लाइन को पीछे साइड मिलाएंगे, यहां मिल गई, यहां गई, ये बन गई इमेज ए डबल डैश और ये बी डबल डैश, ये लाइन जो है ना ऐसे सीधे जा रही होगी, कैसे, ऐसे, ये लाइन सीधे जाएगी भाई, ये लाइन जैसे आ रही ना वैसे सीधे आप भेज देना, सीधे जाएगी, है ना, ये लाइन सीधे, यहां से हम देख रहे हैं, कहां से, यहां से, तो ये बना देते आई, ये देख रहे थे, ठीक है, हम वहां से देख रहे थे, हमें कैसा दिख रहा इमेज, हमें ऐसी बड़ी इमेज दिख रही, ठीक है। ये देखो, अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपको, है नहीं, जबकि देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है, तो फाइनल इमेज का नेचर क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड, यहां लिख देता हूं मैं कुछ चीजें जो काम की हैं, नेचर ऑफ फाइनल इमेज, नेचर ऑफ फाइनल इमेज,
तो कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी, लार्ज इन साइज, या वेरी लार्ज भी लिख सकते हो, बहुत बड़ी बनती है। ये है हमारा फाइनल इमेज के बारे में। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज ये है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट ये है। आई लेंस, ये कौन सा लेंस है? आई लेंस। आई लेंस का ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है और आई लेंस का इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश है। ठीक है, आप सभी डिस्टेंस में लिख लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट? तो इसे क्या लिखेंगे? यू ओ, या इसी को क्या लिखेंगे? डी। ठीक है, डी लीस्ट डिस्टेंस में रखा था ना, लीस्ट डिस्टेंस में, इसलिए मैंने लीस्ट डिस्टेंस के लिए डी लिखा। इसका इमेज कौन सा है? इसका इमेज ये है, तो इसे लिखेंगे वी ओ। क्या लिखेंगे? वी ओ, ऐसे। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा? आई लेंस के लिए ये है, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, तो इसे क्या लिखेंगे? यू ई। क्या लिखेंगे? यू ई। और फाइनल इमेज कौन सी है आई लेंस की? तो ये है वी ई, या इसी को लिखेंगे डी, ऐसे। ठीक है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला लिखा था बीटा बाय अल्फा, तो अल्फा एंगल कहां से बनेगा? ऑब्जेक्ट से, तो ये अल्फा, और बीटा एंगल कहां से बनेगा? इमेज से, ये बीटा। भाई अल्फा ऑब्जेक्ट से और बीटा इमेज से। बस अल्फा और बीटा की वैल्यू सॉल्व करना है। अल्फा बीटा को हम लोग tan अल्फा tan बीटा लिख सकते हैं, तो आगे लिख लेते हैं। डायग्राम एक बार आराम से देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं देख लेता हूं यहां से डायग्राम क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये डायग्राम, ये थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देना, इमेज उल्टा है ना। चलो, बीटा को हम लिख रहे थे tan अल्फा tan बीटा, तो यहां लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, और बीटा को हम लिखेंगे tan बीटा और अल्फा को लिखेंगे हम tan अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा बहुत स्मॉल है। tan बीटा की वैल्यू सॉल्व करो, तो tan बीटा के लिए हम क्या करेंगे? tan अल्फा के लिए तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, tan बीटा के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो एंगल ऐसे लेना है जिससे फॉर्मूला इजीली बन जाए, क्योंकि इसका लेंदी प्रोसेस भी है, मैं इसको शॉर्ट में करना चाह रहा हूं। तो अगर ये ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला डायग्राम ले लेते हैं, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, तो इससे आ जाना चाहिए। अगर छोटा वाला ले लेते हैं तो ये बड़ा वाला ले, tan बीटा की बात कर ले, tan बीटा के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश, और बेस क्या है? ओ डबल डैश बी डबल डैश। ये लिखे, ये लिखा हमने ए डबल डैश बी डबल डैश, परपेंडिकुलर बेस क्या है? ओ डबल डैश बी डबल डैश। और tan अल्फा के लिए छोटा वाला ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर ए बी और बेस ओ डैश बी, ए बी अपॉन ओ डैश बी, ऐसा। इसी को और आगे लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी इंटू ये ओ डैश बी ऊपर जाएगा, ओ डैश बी ऊपर गया और ओ डबल डैश बी डैश नीचे आ गया। सही है, ठीक है। चलो वैल्यूज रख लेते हैं, जो वैल्यू आ सकती है। मैग्निफिकेशन को ऐसे लिखा, ए डबल डैश बी डबल डैश को ऐसे लिखा, रहने दो, उसको क्या ही लिख सकते हो भाई, और ए बी को ए बी लिख लो। अब ओ डैश बी को कुछ लिख सकते हैं, ओ डैश बी, ओ डैश बी इसको क्या लिख सकते हैं? डी, लेफ्ट साइड है ना, माइनस का डी। और ओ डबल डैश बी डबल डैश इसको क्या लिख सकते हैं? ये भी डी, माइनस का, दोनों डी डी बराबर है, तो हमने दोनों को माइनस का डी डिवाइड बाय माइनस का डी लिख दिया। दोनों क्या हो गए? कट, कट हो गए, तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास, जो बचा हमारे पास वो बचा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी, ऐसा बचा। लेकिन यहां तो दो लेंस है, दो लेंस है, तो मैग्निफिकेशन दो लेंस का पता है मैं, M1 M2 M3 सबका मल्टीप्लाई करते हुए आता है। तो एक काम करो, इसमें कुछ ऐसा करो, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करो और ए डैश बी डैश से डिवाइड करो।
ऐसा लिख दिया। मैंने क्या करा, ए डैश, देखो ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई किया और ए डैश बी डैश से डिवाइड किया, ऐसा करा हमने फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ए डैश बी डैश क्यों सिलेक्ट करा, क्योंकि ये ए डैश बी डैश है ना, एक के लिए इमेज है, इमेज का हाइट, और एक के लिए है ऑब्जेक्ट का हाइट। भाई ए डैश बी डैश इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज और आई लेंस के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बना, देखो ए डैश बी डैश यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन ए बी है ना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखो इसके लिए हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। आई लेंस की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश। ये लो हो गया, ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। ये आ गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है आपको। अब वैल्यू रख दो, m को m लिखा, इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट दे दो। मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस को हम v और u के टर्म्स में तो लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, VO बाय UO, VO बाय UO। VO राइट साइड है, UO लेफ्ट साइड है, माइनस में आ गया v बाय u। और आई लेंस की बात करें तो आई लेंस बिहेव्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो यार आई लेंस कैसा काम कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या हुआ था, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, बड़ी इमेज वर्चुअल इमेज बनती है। देखो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है ना, तो आई लेंस बिहेव्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला लीस्ट डिस्टेंस में हमें पता है 1 + d/fe। खत्म हो गया। यहां लिख लेते हैं आई लेंस behaves as simple microscope. So magnification 1 + d/f at least distance. लीस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन ये होगा। हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। ठीक है, अब इसमें एक दो कंडीशन के फॉर्मूले आते हैं, कंडीशनल, जो न्यूमेरिकल में काम आते हैं, वो समझेंगे। ये डेरिवेशन हो गया हमारा लीस्ट डिस्टेंस के लिए, ये हमारा फॉर्मूला -VO/UO 1 + d/fe। ठीक है, अब हम बात करें कंडीशन। कंडीशन ये रहती है कि जो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा ना, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट AB फोकस FO के पास में रहता है, बहुत ही पास, तो जो UO है ना उसको हम FO लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन है, लिख लेते हैं, वी नो दैट UO इज नियरली इक्वल टू FO। UO को हम FO के बराबर लिखते हैं, बहुत क्लोज रहता है। एंड जो इमेज बनती है ना, ये इमेज कौन सी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज बनती है, ये इमेज एक्चुअल में इसकी फोकस के बहुत पास रहेगा। क्यों भाई, इसका फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो इमेज, इसका इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज बनता है ना, वो इमेज इसके पास में बहुत बनता है, बहुत पास में। भाई जितना बेटर है पास में बने उतना बढ़िया है। भाई पास में बनेगा तभी तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा। मतलब जितना बन तो आ भी सकता था, लेकिन क्लोज रहता है, कंडीशन है। अगर क्लोज रहता है तब, एंड VO इज नियरली इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब का मतलब दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उससे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब, L। L को क्या लिखते हैं, लेंथ, जस्ट L को बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये अगर यहां पास में रहेगा तो इसकी पूरी डिस्टेंस यानी कि VO को हम L लिख सकते हैं। VO यहां से यहां तक था, अगर इसी को इधर शिफ्ट कर देते तो VO को क्या लिखते हैं, L। ये कंडीशन है, ये प्रैक्टिकली होता है ना, ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा होता है। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है माइनस ऑफ VO/L था, L/FO ब्रैकेट ऑफ 1 + d/fe। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालना रहता है,
और आपको ये फोकल लेंथ दी हो तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, स्टेट बोर्ड में कम पूछा जाता है लेकिन है इंपॉर्टेंट सीबीएसई के पर्पज से। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहला पार्ट, जब इमेज कहाँ बनी, लीस्ट डिस्टेंस पे। अब हम देखेंगे जब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, आप इसको नोट करो, बस ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस ये है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट infinity। तो हमें एक चीज पता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट focus, then image is formed at infinity। पहले इसका हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। मैंने यहां पहले क्या करा, कॉन्वेक्स लेंस बनाया, छोटा सा लेंस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा रहता है, छोटा सा लेंस ले लिया ये ऐसे। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, कहीं भी रख देना है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे जाएगी, एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, एक रे को हम ऐसे मिला देंगे, ये इमेज बन गई। ये बनी ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, ऐसे। अब यहां आई लेंस रखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, आई लेंस व्हाइट कलर से ले लेते हैं ऐसे, ये आई लेंस हो गया। अब इमेज हमें इनफाइनाइट बनानी है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है आई लेंस का, ये आई लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट है ना आई लेंस के लिए, तो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसको कहां बनेगा, फोकस में, इसके फोकस में। ये क्या हुआ, एफ ई, मतलब आई लेंस का ऑब्जेक्ट ये, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। फोकस में अगर है तो रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर जाएगी सीधे, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं पीछे साइड लेके इमेज बना लेता हूँ, फिर लाइन खींच देता हूँ, इसी को सीधे 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 बना, ये हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी सीधे सीधे, और इसी को हम सीधे स्ट्रेट बना देते हैं ऐसे। ये फोकस से जाएगी ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो इसी लाइन को सीधे बना दो। हम यहां से देख रहे हैं, और ये लाइन जो है ना सीधी बनेगी, देखो सीधी दिख नहीं रही मुझे, बनेगी लेकिन भाई, अब देखो बना लेना आप लोग, है ना, ताकि ये पैरेलल दिखे आपको। सीधी नहीं दिख रही मुझे, इस एंगल से सीधी दिखती है, क्योंकि एंगल का सारा खेल है। तो इसको मैं यहाँ से, इसको मैं यहाँ से, इसको मैं यहाँ से ऐसा कर देता हूँ, इसी लाइन को सीधे, और ये लाइन भी सीधी जाएगी। तो अब इसको देखो मैं सीधे बनाने की कोशिश तो करता हूँ इस टाइप से, इनफाइनाइट में। किया क्या हमने, किया ये कि जो अभी यू ई था उसी को हमने एफ ई कर दिया, सिर्फ इतना सा करा। यू ई क्या हो गया, एफ ई के बराबर। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। मतलब अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी ना, ये तो हमने करा था, इक्वेशन हमारे पास आई थी ये वाली, मैग्निफिकेशन सॉल्व करा, सब ये आया एमओ इंटू एम ई। इसी में मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का तो वही रहेगा, लेकिन आई लेंस का मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, फोकस में। तो यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये देखो एक चीज ध्यान रखना, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है ऐसे ही, ये पूरा सॉल्व करना है ऐसे ही यहां तक। अब यहां सिर्फ कंडीशन लगाना है, क्या करना है, यहां सिर्फ कंडीशन लगाना है। ठीक है, एमओ की वैल्यू रखना है, एमई की वैल्यू रखना है,
बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि ये फॉर्मूला जो हमने लगाया था ये लीस्ट डिस्टेंस के लिए था, ये लीस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिया था ना हमने, ठीक है। तो ये वैसा का वैसे ही चलाओ, लीस्ट डिस्टेंस हो या इन्फिनिटी हो, मैग्निफिकेशन तो यही आएगा ना भाई। दो लेंस अगर एक साथ रखे रहते हैं तो मैग्निफिकेशन आता है m1 इंटू m2, तो ये तो वही आएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको एक जैसा करना है, डायग्राम वही है, ठीक है। डायग्राम हम ये बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। अब इसमें कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन क्या लगाओगे यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m इक्वल टू mo इंटू me, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इसका हो जाएगा माइनस vo बाई यूओ, और मैग्निफिकेशन आई लेंस का क्या आएगा, d बाई एफ ई, d बाई एफ ई। भाई ये तो बिहेव कर रहा है ना सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, देन यूई को हमने लिख दिया एफ ई, ऐसा। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखो, लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछा जाता है इसी में, इंफिनिटी वाले केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब यानी कि एल की वैल्यू। देखो यहां लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब होता है दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये हुआ हमारा VO, VO। तो VO प्लस FE बराबर है, VO प्लस FE, ठीक है। तो इसे लिख लो VO प्लस FE, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है जब इमेज कहां बने, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगर इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस से बनती तब क्या आता, लेंथ ऑफ ट्यूब, इमेज अगर कहां बनती, लीस्ट डिस्टेंस में, तब क्या आता, तो ये फॉर्मूला है। देखो यहां पर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस VO प्लस यूई, क्या लिखते, VO प्लस यूई, VO प्लस यूई। याद रखना मैग्नीट्यूड लेना, क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। भाई ये लेंथ है ऐड होगी, ये नहीं कि यूई लेफ्ट साइड है तो माइनस लगा दो, मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना भाई। पूरी डिस्टेंस नापना है हमें। अब सोच रहे यूई तो माइनस में होता है, यू तो माइनस में होता है, तो माइनस रख दो, नहीं, ये हमारा लेंथ है, मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा फिलहाल कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया है, मतलब माइक्रोस्कोप का पूरा टॉपिक हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और पूरे रे ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन एक साथ मैं पूरी स्लाइड बना के उसमें समझाऊंगा, ठीक है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, और ऐसे ही आगे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।